था हमने, सूत्रकृमि है। ट्राइकोग्रामा क्या है? अंडपरजीवी। और डर्मा क्या है? नहीं बताया था कल। अरब फंगस फफूंद है। क्या है? मित्र फफूंद फंगस। हम पढ़ रहे थे कीटों और रोगों के नियंत्रण की बात। किसकी बात करते हैं? कीटों और रोगों के नियंत्रण। और नियंत्रण भी कौन सा? जैविक नियंत्रण। रसायनों का प्रयोग नहीं करना। रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किसका उपयोग कर रहे थे? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। उन्हें तो क्या कर रहे थे? जैविक नियंत्रण यही कर रहे थे। अगर इसके अलावा कोई ऐसा पादप जिसके रसायन से कीटों और रोगों को नष्ट किया जाए, उसे क्या कह दोगे? वानस्पतिक उत्पादों से कीट और रोग नियंत्रण। ऐसे पादप कौन से मिल सकते हैं? अभी भारतवर्ष में विभिन्न वनस्पतियों का उपयोग औषधि और अन्य भंडारण कल्पनाओं में किया जाता है। ये तो अपने को पता ही है। वनस्पति का किसी भाग जड़ हो सकता है, तना, पत्ती, फूल, बीज आदि का प्रयोग कीट व्याधि रोग या रोगों या कीटों के नियंत्रण में किया जाता है। पौधे अपनी द्वितीय पापचीय क्रियाओं टर्पेनोइड्स, एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनोइड्स, एमिनो अम्ल आदि रसायनों का उत्पन्न करते हैं जो कीटों के प्रतिकर्षण को खाने में अरुचि पैदा करता है। देखो कुछ पादप ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे या खुद के स्वाद को खराब कर लेते हैं, जिसमें अम्ल बढ़ जाता है। जैसे सत्यानाशी नाम सुना आपने? आर्जिमोन मैक्सिकाना। कंटाड़ा नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना कभी? अरे नहीं, हाँ कुछ तो सुना होगा। नहीं? पापा का नाम सुना है? पापा नहीं सुना होगा। अरे नहीं सुना होगा क्योंकि तुम्हारी नींद उड़ेगी तो सुनोगे। तुम नींद से बाहर ही नहीं आते। तुम मेरे दर्शन करने आते हो सुबह सुबह। 70% तो नींद में रहते हैं ऐसे। भाई कब आ जाए? कहाँ लेके जाओगे इसको? चलो छोड़ो। वानस्पतिकों के कीट व्याधि नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कोई भी पौधा है जिससे हम रसायन निकालेंगे और रसायन निकालने के बाद कीटों रोगों के नियंत्रण में उपयोग करेंगे। ऐसे पौधे कौन से हो सकते हैं? नीम का उपयोग करते हैं, करंज, तंबाकू, सीताफल, क्राइसेंथेमम, लहसुन आदि पादप ऐसे हैं। इन पादपों में से जो रसायन है उसका निकालते हैं और कीटों और रोगों को नष्ट करने में उपयोग करते हैं। पहला कौन सा है? नीम। नीम आज से नहीं, हजारों सालों पहले से औषधि महत्व के रूप में उपयोग में आ रहा है। और उसमें जो रसायन पाया जाता है जैसे निम्बी, निम्बिसिडीन, अजाडिरेक्टिन में लिख देता हूं, लिखा हुआ नहीं होगा इसमें। नहीं, नीम में रसायन कौन से पाए जाते हैं? अजाडिरेक्टिन, निम्बीन, निम्बिसिडीन। ये रसायन जो है वो क्या करते हैं? कीट और रोगों के नियंत्रण में सहायक होते हैं। अगर इसकी पत्तियों से, बीजों से अगर तेल निकालोगे और वो तेल में क्या पाया जाता है? अजाडिरेक्टिन, निम्बिन और निम्बिसिडीन, जो कवक कीटों को दूर भेजने में काम में दिया जाता है। नीम व नीम के उत्पादों का उपयोग नया नहीं है, बहुत पुराना है। हमारे देश में नीम की पत्तियों का प्रयोग अनाज भंडारण में, जैसे गेहूं को भंडारण करके पत्तियां डालते हैं। हालांकि 1959 में जर्मनी में कीट वैज्ञानिक ने बताया कि सूडान में नीम एकमात्र ऐसा वृक्ष पाया गया है जो असंख्य टिड्डियों के आक्रमण से बचाव रहा है। ये कहा गया था 1959 में। सूडान देश का नाम है जहाँ पर खूब सारी घास उगती है। सूडान घास फेमस है और सूडान इस घास के मैदानों के लिए फेमस है। उस पर टिड्डियों का, टिड्डी जानते हो ना? डेजर्ट लोकस, सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया, राम जी का घोड़ा टिड्डी। ये किसी पौधे पर बैठता है, हरे रंग का पादप, उसकी पत्तियों को खा जाता है। इसकी विशेषता है ये। लेकिन ये किस पर प्रकोप नहीं करता। आजकल तो पता है ये तब की बात है, अब तो सबको खाता है। नीम के सभी भाग, पत्तियां, तना, फूल, फल, झाड़, छाल, बीज कीटनाशक गुण पाया जाता है। अनुसंधान से निष्कर्ष निकल चुका है कि नीम के उत्पाद में 200 से अधिक प्रजाति की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। नीम जो है
200 से ज्यादा प्रजातियां हैं कीटों की, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको दूर भगाता है। नीम की खली का उपयोग करने से मृदा में जितनी भी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसके साथ साथ जो भूमि वाले कीट है, दीमक है, सफेद लट है, इनका प्रकोप क्या होता है, कम हो जाता है। नीम की पत्ती या निम्बोली में 10% घोल का छिड़काव, नीम की पत्तियों के रस का या निम्बोली के जो रस निकालते हैं, बीजों का रस निकालते हैं, उसके 10% रस का छिड़काव करते हैं। तो मक्का व ज्वार में तना छेदक, चने में फली छेदक, कल नाम पढ़ा था हेलिकोवर्पा आर्जुरा। मेज स्टेम बोर्ड का होता है साइलोपार्टेलस, इसका वैज्ञानिक नाम है साइलोपार्टेलस, इसका है ग्राम कोड बोर्ड का हेलिकोवर्पा आर्जुरा। इनके नियंत्रण में नीम की पत्तियों के या बीज का 10% घोल का उपयोग किया जाता है। विश्व भर में नीम का प्रयोग पादप रोग नियंत्रण में किया जाता है। नीम तो फेमस है, लगना वगना हर काम में आता है। नीम के तेल का उपयोग चने के लगने वाले कुट्टा रोग, फ्यूजेरियम ओक्सिस्पोरम, राइजोक्सिनोलाइन, स्क्लेरोसियम रोगसाई रोकथाम के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मतलब कई फंगस वाले रोगों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं हम नीम के तेल का। कितने परसेंट घोल का, 10% घोल का। निम्बोली का प्रयोग चूर्णिलाशिता, जो पाउडर मिल्ड्यू होती है, सफेद सफेद पाउडर पत्तियों पर होता है, उसे कहते हैं चूर्णिलाशिता सफेद पाउडर, ये पाउडर मिल्ड्यू, उसके नियंत्रण में काम है। जहां कॉपर सल्फेट चूना काम में रहते हैं, वहां पे नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नीम के उत्पादन 100 से ज्यादा प्रभावकारी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। नीम का जो उत्पाद है निम्बोली है, इनमें 100 से ज्यादा रसायन पाए जाते हैं। इन तत्वों में लिमोनोइड तत्व है, जिसमें से ट्राइटरपिनोइड मुख्य है। इनमें अजाडिरेक्टिन, निम्बीन, निम्बिसिडिन जो मैंने पहले बताए थे, सेलानिन, सेलानोल, क्वेरसेटिन आदि तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है, अजाडिरेक्टिन। कौन सा है, अजाडिरेक्टिन जो हमने पहले लिखा था, ये वाला सबसे फेमस कौन सा है, अजाडिरेक्टिन। नीम में ज्यादा यही पाया जाता है। नीम के बीजों में लगभग 2 से 6 प्रति किलो दाना अजाडिरेक्टिन पाया जाता है। इसके कारण नीम में कड़वापन होता है। नीम में जो कड़वापन है वो किस कारण होता है, अजाडिरेक्टिन के कारण। नीम के बीजों में उपलब्ध टैंगनिक अम्ल के कारण नीम के तेल में विशेष गंध आती है। जो खारी खारी सी गंध आती है वो इसी कारण आती है। नीम के गुणों को देखते हुए अमेरिका में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 2002 में प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा था कि नीम वैश्विक समस्या का हल करने वाला वृक्ष है। मतलब विश्व की लगभग समस्याओं का हल करने वाला जो वृक्ष है वो कौन सा है, नीम है। अब नीम के कुछ उत्पाद बताए हुए हैं। नीम के बीज का शब्द NSKE, मतलब नीम के बीजों को, निम्बोली को सुखाने के बाद जो पाउडर बनाता है उसे कहते हैं NSKE। 50 ग्राम नीम के 3 से 8 माह पुराने बीजों का पाउडर को 1 लीटर पानी में रात तक भिगोकर घोल छान कर छिड़काव करें, उसे क्या कहोगे, नीम के बीज का सत कहेंगे। 50 ग्राम नीम के बीज हैं जो 4-5-6 महीने पुराने हैं, उनको हम सुखा कर रखेंगे। सुखा कर रखने के बाद उनको सारी रात पानी में भिगोएंगे, उसके बाद उसको स्प्रे करेंगे। नीम के पत्ती का सत, 1 किलो नीम की हरी पत्तियां लोगे, 5 लीटर पानी में रात भर भिगोगे और सुबह उसको पीसोगे और पीसने के बाद छानोगे, छानने के बाद स्प्रे करोगे, तो वो भी किस काम में आता है, कीटनाशक। पहला आया नीम के बीजों का सत, मतलब नीम के जो बीज हैं उनका पेस्ट बनाना, और दूसरा नीम की पत्तियों का सत। तीसरा आता है नीम का तेल। नीम का तेल निकलता किससे है, बीजों से, और बीजों में कितना पाया, 0.1% या 0.5% का तेल पाया जाता है। तो उस तेल का 20 से 30 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं, तो कीटों रोगों का बचाव होता है। फिर आता है नीम की खली का सत। ये नीम की खली क्या होती है, नीम के बीज देखे हुए हैं, निम्बोली, इनसे तेल निकालने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं नीम का खल, और खल को रात भर भिगोकर उसके पानी को बाहर निकालते उसे क्या कहते हैं, नीम की खली का सत। 100 ग्राम नीम की खली को 1 लीटर पानी में मिलाकर रात में भिगोने के बाद छान लिया जाता है। उस घोल को 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नीम का, निम्बोली का या नीम की खली का सत कहते हैं। समझ गए। निम्बोली का सत किसे कहोगे, बीजों का सत, जो बीज होते हैं उनको रात में पानी में भिगोना और सुबह छान लेना। पत्तियों का सत किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम पत्तियां लेंगे, उनको रात में पानी में भिगोगे, सुबह मिक्स करोगे, फिर छान लोगे, उसे कहते हैं नीम की पत्तियों का सत। नीम का तेल किसे कहोगे, बीजों से निकाला जाने वाला तेल, और वो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, फिर खली। खली को रात में भिगोगे, सुबह छानोगे, तो क्या बन जाएगा, नीम की खली का सत। मतलब नीम का कोई भी उत्पाद हो उसको रात में पानी में भिगोना है, सुबह मिक्स करना है, छान लेना है, क्या बन जाएगा, सत बन जाएगा। उसमें अजाडिरेक्टिन, निम्बीन, निम्बिसिडिन काफी तत्व होंगे जो कीटों और रोगों के नियंत्रण में सहायक होते हैं। इसके बाद नाम आता है कौन सा, क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी। पुष्पी पौधा है,
गुलदाउदी या कौन सा के फूल आदिकाल से कीटनाशक के रूप में उपयोग में लिए जा रहे हैं। भारत में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग सब्जियों फलों तक ही सीमित है। अगर सब्जियों फलों में सीधे से रखना, अगर टमाटर में सोलेनेसी कुल में अगर कीटों को या फ्रूट बोरर को, फल छेदक को भगाना हो तो किसका उपयोग करते हैं? गुलदाउदी का। किसका उपयोग करते हैं? गुलदाउदी। और दो ही फेमस है, नीम और गुलदाउदी। एक तंबाकू। तंबाकू में तत्व पाया जाता है, वो पाया जाता है निकोटीन। कौन सा पाया जाता है? निकोटीन। इसमें तत्व पाया जाता है निकोटीन, और इस निकोटीन में कौन से गुण पाए जाते हैं? कीटनाशक गुण। कीट इसके पास नहीं आते। पत्तियों का रस, सरसों के माहू मतलब चेपा, कपास की सफेद मक्खी, थ्रिप्स, बोलवर्म को प्रभावित रूप से नियंत्रित करता है। धान में भूरा हरा फुदका, चने की इल्ली नियंत्रण में तंबाकू की पत्तियों के गोल का छिड़काव प्रभावी रहता है। अब तंबाकू का कोई भी भाग होगा उसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, और इससे निकोटीन क्या करता है? कीटों को वहां से हटा देता है, चाहे कैसे भी रहता है। तीसरा नाम आता है कौन सा? करंज। करंज एक अति प्राचीन भारतीय वृक्ष है, नीम की तरह बड़ा पेड़ होता है। इसकी खली का उपयोग भूमिगत कीटों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। करंज के तेल और पत्तियों के रस में धान से कई कीट हैं, मतलब धान का हरा फुदका है, हरा फुदका है, हरा तेला है, ये वहां से नियंत्रित होते हैं। अगला नाम आता है कौन सा? सीताफल को जानते ही हो। सीताफल के तने की पत्तियों कई तरह के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसका रस दीमक व अन्य कीटों को प्रभावित नियंत्रित करता है। मतलब भूमिगत कीटों को नष्ट करने के लिए किसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं? सीताफल। सीताफल के बीजों का उत्पाद से उपचार कर अगर भंडारण करने अधिक समय तक कीटों की सुरक्षा मिलती है। अगर बीजों को सीताफल के उत्पादों से या उनकी पत्तियों से उपचार करते हैं, रस से उपचार करते हैं, तो उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद नाम आता है कौन सा? लहसुन। लहसुन में रसायन पाया जाता है डाइएथिल डाइसल्फाइड। कौन सा पाया जाता है? डाइएथिल डाइसल्फाइड। लहसुन एक औषधीय फसल है, औषधि तो मसाले वाली कहते हैं। इसके कीटनाशी और जीवाणुनाशी गुण पाए जाते हैं। इतना ध्यान रखना कि लहसुन के आगे पाया जाता है सल्फर। क्या पाया जाता है? सल्फर। और सल्फर तौकों को हटाता है वहां से। लहसुन के 2% गोल के छिड़काव से फसलों में चूसक कीटों का नियंत्रण किया जाता है। कई इसी प्रकार लहसुन के गोल के छिड़काव के जीवाणु रोगों का भी नियंत्रण किया जाता है। अब उसके बाद नाम आता है कौन सा? भौतिक नियंत्रण। पहले हम कोई दूसरे जीवों से नष्ट करते, जैसे पक्षी खा रहे थे कीटों को, परभक्षी खा रहे थे, कुछ कीट खा रहे थे, कुछ वायरस भी खा रहे थे, कुछ प्रोटोजोआ खा रहे थे। फिर हमने बात की कुछ पादप ऐसे हैं जिनके रसायन निकाल के उसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा उपाय पड़ता है भौतिक उपाय। रसायनों का तो प्रयोग करना ही नहीं है, कौन सा उपाय बचता है? भौतिक ही। भौतिक उपाय क्या होता है? न तो रसायन काम में लेना, न कि जंतुओं काम में कीजिए। भौतिक रूप से हम हाथों से ऐसा नियंत्रण करते हैं। तो पहला उपाय आता है प्रकाश प्रपंच लगाना। प्रकाश प्रपंच क्या होता है? इतना ध्यान रखना कि जितने भी कीट होते हैं उनका प्रजनन का समय होता है शाम को 6 से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक। प्रजनन का टाइम कितना होता है? 6 से 8। प्रजनन होगा तो इनकी संख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अगर प्रजनन से पहले इनको पकड़ के नष्ट कर दिया जाए, प्रजनन से पहले क्या कर दिया जाए? पकड़कर नष्ट, तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो रात्रि के समय, किस समय? रात्रि के समय लगभग ध्यान रखना 7, 8, 9 बजे के बाद तो प्रयोग ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रात्रि के बाद या 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जो है वो लाभदायक कीट घूमते हैं, तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो लगभग कितना? 7 से 8, 9 बजे के आसपास क्या करते हैं? रात को अलग अलग जगह पर खेत में अलग अलग जगह क्या लगाते हैं? लाइट। एक खेत में 8 से 10 लाइट लगाते हैं, तो ये जितने भी कीट होंगे किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? लाइट की तरफ। और उनको पकड़ के वहां पर क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, या घंटे में घूमगा खुद ही मर जाएंगे। ऐसा होता है। सफेद दूध या प्रकाश के कीड़े आकर्षित होते हैं, ये प्रयोग होता है। सफेद रोशनी में कीड़े ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए खेत के मरकरी लाइट अथवा बल्ब लगा दिया जाता है जो फसल ऊंचाई से सिर्फ आधा फीट ऊंचा, जितनी फसल होगी उससे आधा फीट ऊंचा लगाया जाता है। उसके पास पानी का ड्रम अथवा मटका रख दिया जाता है। रात में कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होंगे और कहाँ गिर जाएंगे? पानी में गिर जाएंगे। यह प्रकाश आते को सिर्फ 7 से 11 बजे तक, 7 से 10 बजे तक ही। उसके बाद नहीं लगाते क्योंकि इसके बाद मित्र कीट उठते हैं। अतः प्रकाश रहने पर उन्हें मरने की संभावना रहती है। पहला था अपने को लाइट ट्रैप, और दूसरा कौन सा ट्रैप है? फेरोमोन ट्रैप। कुछ ट्रैप ऐसे होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ आता है जो एक विशेष गंध छोड़ता है, जो नर कीटों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? नर कीटों। अगर सारे के सारे नर कीट आ जाएंगे तो फिर मादा कीट प्रजनन नहीं कर पाएगी और उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। फेरोमोन ट्रैप कार्बनिक रसायन गंध प्रपंच है। एक रसायन आता है जिसमें गंध आती है, कार्बनिक है।
इसके उपलब्ध रसायन नर पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो फिरोमोन जाएगा, हार्मोन जाएगा, वो किसको आकर्षित करेगा? नर को आकर्षित करेगा। गंध के आकर्षित नर पतंगे ट्रैप में आकर फंस जाते हैं। नर पतंगों नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर कितने ट्रैप लगाने चाहिए? 5 से 7 ट्रैप लगाने चाहिए। आवश्यकता होती है ट्रैप का ल्यूर, ये ध्यान रखना, छोटा प्रश्न आ सकता है कि ट्रैप का या जो फिरोमोन ट्रैप है उसका ल्यूर जो लिक्विड है वो कितने दिन में बदलना चाहिए? 15 दिन में। और एक खेत में या 1 हेक्टेयर में कितने ट्रैप लगाने चाहिए? 5 से 7 ट्रैप लगाने चाहिए और 15 दिन में उसको बत्ती को या जो लिक्विड उसको बदल देना चाहिए, ताकि पतंगे नियमित रूप से आकर्षित होते रहे। अब कुछ जगह ऐसा है कि कीटों और रोगों के नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? गोमूत्र। ये तो पता है कि गोमूत्र प्राकृतिक या प्राचीन औषधि है, काफी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। गोबर और गोमूत्र में कीड़े नहीं लगते, ये कहा जाता है। गोमूत्र को वेदों में अमृत के तुल्य बताया गया है, अमृत के समान माना गया है। गोमूत्र में कई रसायन पाए जाते हैं, जितना पुराना उतना ही उपयोगी होता है। गोमूत्र उपयोग में शरीर में दिमाग के परिष्कृत करने, रोग निवारक, बायोपेस्टिसाइड, हमें तो इसी की बात करनी है, पौधवर्धी कारक, मृदा गुणवत्ता पोषक तो बढ़ाने के रूप में क्या जाता है। गोमूत्र के विभिन्न गुणों पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई पेटेंट जारी किए गए, जैसे रामदेव ने कर रखा है गोमूत्र को खूब सारे पेटेंट। प्राचीन काल से गोमूत्र कृषि एवं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोमूत्र जो है इसमें आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, कॉपर, कार्बनिक अम्ल और लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। गोमूत्र से बने दवाओं का उपयोग मनुष्य की विभिन्न बीमारियों को सही करने में किया जाता है। गोमूत्र को संक्रामक दूर करने वाला माना जाता है। अनुसंधान द्वारा ये पाया गया है कि गोमूत्र कीटनाशक गुण भी होता है, जिससे पौधे स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। इतनी कहानी में अपने 3 चीज काम की है। एक तो इसको शास्त्रों में क्या माना गया है? अमृत तुल्य। इसमें किसके गुण होते हैं? बायोपेस्टिसाइड के गुण होते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, कार्बनिक अम्ल, कॉपर और अन्य रसायन पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। और ये क्या करता है? मानव में कई बीमारियों का इलाज करता है और संक्रमण को भी क्या करता है? दूर करता है। गौमूत्र में लगभग 95% तो क्या होता है? पानी। और मूत्र में 2 से लेकर 2.5% तक क्या पाया जाता है? यूरिया। और 2.5% क्या पाया जाता है? जितने भी पोषक तत्व है, खनिज लवण, ये सब में पाया जाता है। 2.5 पोषक तत्व है, हार्मोन तथा एंजाइम पाया जाता है। इससे कॉपर, चांदी, सोने के कणों के अलावा कहा जाता है कि मूत्र में कॉपर, चांदी और सोने के कण भी होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन, कोर्टिकोस्टेरॉइड और कीटोस्टेरॉइड जो कीटों को मारने वाला पाया जाता है। गोमूत्र में 5 से 15% सांद्रता घोल, अगर गोमूत्र का 5 से 15% सांद्रता घोल मतलब 100 लीटर में 5 लीटर मिलाएंगे तो 5% और 100 में 15 मिलाएंगे तो 15% घोल का छिड़काव अन्य पौधों में सतह तो तुलसी, आम, धतूरा आदि के साथ मिलाकर करता है। अकेला तो नहीं, तुलसी, आम और धतूरा के साथ मिलाकर करते हैं तो ये कवकनाशी का काम करता है, जीवाणुनाशी का काम करता है और कीटनाशी का। मतलब गोमूत्र में किस किस के गुण पाए जाते हैं? रोग रोध तो होता ही है, लेकिन ये कवकनाशी, जीवाणुनाशी और कीटनाशी पाता है। इसमें कॉपर, चांदी और सोने के कणों के साथ साथ एस्ट्रोजन, कीटोस्टेरॉइड और कोर्टिकोस्टेरॉइड पाया जाता है। इसमें खूब सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, हार्मोन, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? कीटों रोगों को नियंत्रण में सहायक होते हैं। ये बात थी गोमूत्र की। और गोमूत्र के बाद अगली खेती का नाम कौन सा आता है? टिकाऊ खेती। मैंने आपको याद दिखाया हो तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टिकाऊ खेती क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इतना ध्यान रखना है, कोई ऐसी खेती जिसमें मृदा का लंबे समय तक उपयोग कर सके, वो खेती कौन सी है? टिकाऊ खेती। आज हम खूब सारा मृदा के पोषकों का दोहन कर रहे हैं और 10 साल बाद हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लंबा टिकाऊ खेती नहीं। टिकाऊ खेती का मतलब क्या है? जितने भी संसाधन है उनका नियमित उपयोग। जैसे ट्रैक्टर है, एक तो सारा तक दिन चला रहे हैं तो वो नियमित नहीं चल पाएगा। एक लिमिटेड उपयोग करें किसी भी संसाधन का, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हल हो, मृदा हो, बैल हो, कुछ भी हो, अगर नियमित उपयोग करेंगे तो उस खेती को क्या कर दोगे? टिकाऊ खेती। मतलब कोई रसायनों का प्रभाव नहीं है, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उनको क्या कर दें? बंद कर दें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घ अवधि उर्वरक अनुसंधान एवं प्रयोगों के आधार पर 1980 के दशक में विभिन्न कृषि विशेषज्ञों ने किसानों द्वारा लगातार अधिक मात्रा में उर्वरक, पानी और एक ही प्रकार की फसल चक्र, मतलब लगातार गेहूं बोएंगे तो उर्वरकता कम होगी,
उन्नत किस्म लेने से भूमि की उर्वरता में गिरावट, उपज तथा वातावरण पर दुष्प्रभाव के संकेत दिए थे। कब बताए थे ये? 1980 में कई वैज्ञानिकों ने बताया कि लगातार ज्यादा उर्वरक, ज्यादा पानी का प्रयोग करने, एक ही प्रकार की फसलें बोने से मृदा की उर्वरता धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, इससे उपज भी कम हो रही है। इसी के समानांतर 1972 में स्टॉकहोम, कहाँ का है ये? स्वीडन, स्पेन का है। स्वीडन का पड़ता है, स्पेन में हुए प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन, ध्यान रखना, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताओगे? प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972, स्वीडन, स्टॉकहोम। याद रखना के कारण वातावरणीय या पारिस्थितिक टिकाऊपन व अंतरराष्ट्रीय सोच जागने, यहाँ सभी देशों में अपेक्षा जताई गई थी कृषि के पर्यावरण। सब देशों को 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में कहा गया था, यह सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। उसमें कहा गया था कि सभी देश जो है पर्यावरण के प्रति क्या होंगे? जागरूक होंगे, रसायनों का प्रयोग कम से कम करेंगे, बाद में कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़े। हमारे देश में गेहूं व चावल ज्यादा उर्वरक, पानी व अच्छे बीज का उपयोग से गिरावट होने लगी है तथा खाद्यान्न की आंशिक घटना उत्पादकता में गिरावट आने लगी है। अब लगातार रसायनों का प्रयोग करेंगे, कुछ समय तक उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे उत्पादन क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, क्योंकि मृदा का टिकाऊपन जो है, वो जो प्राकृतिक चीजें थी, जैसे सूक्ष्म जीव थे, लाभदायक जीव थे, वो कहाँ गए? नष्ट हो गए, तो टिकाऊपन खत्म हो गया। सेम जानते हो, पानी बह रहना, लवणता, खार आ जाना, खरपतवारों, पानी व जमीन में प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी। अगर लगातार रसायन डालेंगे तो एक समस्या बढ़नी है। इससे साथ ही 1992 में रियो दी जनेरियो, ब्राजील में, कई बार हो सकता है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, पहला पर्यावरण या विश्व पर्यावरण सम्मेलन तो कब हुआ था? 1972 स्वीडन, स्टॉकहोम में, और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो दी जेनेरिया, ब्राजील में, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। टिकाऊपन की समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय सोच प्रकट होने पर सभी देशों में उन सभी कृषि क्रियाओं को या कृषि उत्पन्न करने को समावेश करने को विशेष ध्यान देना शुरू किया जो फसल उत्पादन, भूमि की उर्वरता, वातावरण की सुरक्षा और साथ साथ किसानों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद भी रहे। ये कृषि उत्पादन टिकाऊपन मायने। टिकाऊपन का मतलब क्या है? मृदा जो है लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी, या कोई भी संसाधन है अपना, संसाधन ही मृदा भी संसाधन है खेती करने का, ट्रैक्टर भी संसाधन है, कोई भी संसाधन लंबे समय तक खेती के लिए उपयोग में लिया जाए उसे क्या कहते हैं? टिकाऊपन। और ये कैसे कैसे रह सकता है? इसके लिए दो चीजें पड़ी थी 1972 में और 1992 में। विश्व का दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में, और भारत का या विश्व का जो है पहला पर्यावरण सम्मेलन, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम, स्वीडन, स्पेन में। और दोनों में किस पे बल दिया गया था? टिकाऊ खेती पर। रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि लंबे समय तक मृदा का उपयोग किया जा सके। टिकाऊ खेती सस्टेनेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटक की उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना। मृदा है लंबे समय तक उर्वरक रहे, ट्रैक्टर है लंबे समय तक बना रहे, हल है लंबे समय तक बने रहे, तो उसे क्या कहते हैं हम? टिकाऊपन। और ऐसी खेती की पद्धति को क्या कहते हैं? टिकाऊ खेती। आमतौर पर इस सिद्धांत को अगर कृषि से जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ है ऐसी कृषि पद्धति या ऐसी कृषि टेक्निक जो भूमि की उत्पादकता, लाभप्रदता और कोई विशेष परिवर्तन किए बगैर उत्पादन को बराबर रखे। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग और उसके आर्थिक विकास को पर्यावरण सलाहकार समिति की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि कृषि एवं आर्थिक विकास एवं इसके प्रयुक्त होने वाली नई तकनीकों को पर्यावरण सुरक्षा में जोड़ना चाहिए। मतलब पर्यावरण नुकसान नहीं, तकनीकी क्या है? सिर्फ एक रसायनों का प्रयोग नहीं करना। इसके प्रयोग से पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए पैदावार बढ़ती रहे, इसे लंबे समय तक कायम रहे, ऐसी प्रणाली के उत्पादन को मापदंड को निम्नलिखित कहा जाता है। एक सूत्र बनाया किसका? उत्पादकता का। उत्पादकता सूत्र क्या है? उत्पादन का मान, प्राकृतिक धरोहर प्रभाव और निवेश का मान। हमने कितने रुपए खर्च किए, कितने रुपए आए और फसल पर कितना प्रभाव पड़ा, या जो मृदा है उस पर कितना प्रभाव पड़ा। मृदा पर जितना प्रभाव पड़ा है उसको, और जो पैसे आए हैं उनको जोड़ दे और किसका भाग दे जितने पर ने खर्च किए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्पादन। जितना रुपए हमने प्राप्त किए, मृदा का कितना नुकसान हुआ और भाग कितने किसका, हमने कितने रुपए खर्च किए, तो उसे क्या कह दोगे? उत्पादकता। ये सूत्र है उत्पादकता का। अब परिभाषा बताइए इसमें टिकाऊ खेती की। टिकाऊ खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें कृषि संसाधनों का मतलब मृदा, ट्रैक्टर, हल, जितने भी साधन है
कृषि संसाधनों का इस प्रकार सफल प्रबंधन किया जाता है जिससे मानव की आवश्यकता पूरी हो सके, साथ ही पर्यावरण में सुधार हो और संसाधनों में गिरावट नहीं आए, वो भी रक्षा में रहे। ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती का मतलब जो भी कृषि के संसाधन है उनको नुकसान नहीं हो, 10, 20, 30 साल तक लंबे चले, ऐसी खेती की पद्धति को क्या कहते हैं? टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती के मानक क्या है? पहला मानक है, मुख्यतः इसके 3 ही मानक हैं। पहला मानक है दक्षता। दक्षता का मतलब क्या होता है? परिपूर्णता। टिकाऊ खेती के लिए आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता से उपयोग करें। उपलब्ध संसाधनों का दक्षता से मतलब क्या है? अपने पास ट्रैक्टर है, एक तो सुबह चाबी भरी और सारी रात चला रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। एक है लिमिटेड मात्रा में उपयोग है, जितनी जरूरत है उतनी जुताई की और बाद में रुक गए। अगर ज्यादा जुताई करेंगे, अपने पास फ्री का ट्रैक्टर आ गया, फ्री का तेल आ गया, तो अपन लगातार जुताई करेंगे तो मृदा को भी क्या होगा? इससे नुकसान होगा बार बार जुताई करने से। तो किसी भी संसाधन का नियमित मात्रा में या दक्षपूर्ण उपयोग करें जितनी उसकी क्षमता है। प्रति इकाई संसाधन के उपयोग पर अधिक से अधिक उत्पादन मिले, कि हम जितना उपयोग कर रहे हैं उससे ज्यादा उत्पादन मिले, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे आदमी बहुत ज्यादा भूखा है तो पहली रोटी खाएगा, सेटिस्फेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और फुल भरा हुआ तब सेटिस्फेक्शन क्या होगा? मतलब उतना ही किसी संसाधन का उपयोग करना चाहिए जितना उससे प्रॉफिट क्या हो? ज्यादा हो। समझना, हमने किसी खेत में 100 रुपए के उर्वरक डाले, कितने उर्वरक डाले? 100। कुल उत्पादन कितने रुपए का बढ़ गया? 200 रुपए का। हमने फिर 200 रुपए के उर्वरक डाले, उत्पादन कितने का बढ़ा? 300। फायदा और नुकसान हो? 400 का बढ़ना था, 300 का बढ़ा। और हम यही करेंगे 300 का उत्पादन डालें और कितने का बढ़ा? 350। और जब हम 400 का डाल दें उत्पादन कितने का मिले? 400। फायदा है या नुकसान है? सबसे ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा था? यहाँ। तो किसी भी संसाधन का नियमित मात्रा में उपयोग करना, जहां तक उसमें उत्पादन क्या हो? मैक्सिमम हो, उसे कहते हैं टिकाऊ खेती। और उसे कहते हैं क्या? दक्षता। दक्षता प्रत्येक सभी संसाधनों की बुद्धिमत्ता संतुलित रूप से इसका उपयोग करें। अपनी बुद्धि के अनुसार हम हर चीज का उपयोग मिनिमम करना चाहिए जिससे ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके, एवरेज उपयोग हो। दूसरा आता है पर्यावरण। टिकाऊ खेती का दूसरा बिंदु क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं हो। और पर्यावरण में नुकसान कैसे हो रहा है? सिर्फ रसायनों से कोई नुकसान नहीं है, प्रदूषण से नुकसान हो रहा है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाली पद्धतियां या इसमें प्रयुक्त होने वाले संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम ह्रास हो और पर्यावरण का पूरा संरक्षण का मुख्य रूप से मृदा, जल, जलवायु, ऊर्जा और पोषकों की प्रभावी पर्यावरण में जो भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वातावरण, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी खेती पद्धति अपनाओ। ऐसा नुकसान कब नहीं होगा? जब हम संसाधनों का नियमित उपयोग करेंगे। हम पर्यावरण में रसायनों का उपयोग करेंगे ही नहीं। अगर कार्बनिक खाद ज्यादा डाल रहे हैं तो पर्यावरण के लिए क्या है? नुकसानदायक है। फिर है समय। अब इतना ध्यान रखना, जैसे कोई साधन कहें, जैसे सरकार जानते हो, सरकार या कोई कंपनी, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर की लिमिट कितनी मानती है? 15 साल। ट्रैक्टर की जिंदगी कितनी मानती है? 15 साल। अपने नॉर्मल साधन जो होते हैं जैसे बाइक, मोटरसाइकिल हो गई, ये कार वगैरह, इनकी लिमिट कितनी है? 10 साल। कितनी है? कंपनी 10 साल इनकी अवधि मानती है, इनका जीवन कितने साल का है? 10 साल। ऐसे सरकार या मानव आयोग जो है मानव की अवधि कितनी मानता है? 65 साल। मानव की जिंदगी कितनी है? 65। कोई 66 भी जी सकता है। तो कब जिएगा? कम खाएगा, कम सोएगा तो ज्यादा जिएगा, ज्यादा खाएगा, ज्यादा सोएगा, जल्दी मर जाएगा। लिमिट होती है इंसान की, कोटा पूरा हुआ भाई। इंसान के जीवन में फिक्स है कि 10,000 कदम चलने हैं। तुम 10,000 कदम एक दिन में चलो तो एक दिन में मर जाओगे, और 10,000 दिन में चलोगे तो 10,000 दिन में चलोगे। यही है। घोड़ा खूब भागता है, जल्दी मर जाता है, और मगरमच्छ पढ़ाई रहता है, कहीं नहीं जाता, लंबे समय तक जीता है। समझ गए? तो दौड़ भाग नहीं करनी है। टिकाऊपन की कोई समय सीमा तो नहीं है। मर्दा लंबे समय तक है, 100 साल उत्पादन दो, कोई सीमा तो नहीं है, लंबे समय तक है। संसाधनों की सीमित होती है, यह अनंत है। दीर्घावधि तक कृषि की नई तकनीकों का प्रभावशाली गुणकारी स्वास्थ्य कायम रखने के लिए टिकाऊपन बना रहना चाहिए। आधुनिक खेती के तौर तरीके लाभकारी जरूर हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए हम रसायनों का उपयोग कर रहे हैं कि ये लाभकारी तो है, लेकिन कुछ समय के लिए। दीर्घावधि के लिए खेती को लाभकारी टिकाऊपन खेती संसाधन प्रणाली के अपनाकर भी बनाया। अगर लंबे समय तक करना है अपने को तो जैविक खेती क्या करनी पड़ेगी? अपने को अपनानी पड़ेगी, यही संभव है।
टिकाऊ खेती के सिद्धांत, टिकाऊ खेती कैसे क्रियाओं, उसकी तकनीकी, उसकी विधियों, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो उसके क्या पढ़ाया जाता है, टिकाऊ खेती के सिद्धांत। और टिकाऊ खेती के सिद्धांत पढ़े जाएंगे। अब अपने को इसमें कुछ चीजें लिखनी थी, ज्यादा नहीं लिखना है। वैसे तुम लोग क्या ही लिखोगे, टैलेंटेड आदमी हो। पहली चीज तो ये लिखोगे, ये 5 पौधों का नाम। पहली लाइन ये लिखनी है, वानस्पतिक पौधों कीट और व्याधि नियंत्रण। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, औषधि पादप। और कुछ पादप कौन कौन से हैं, नीम, करंज, तंबाकू, सीताफल, क्राइसैंथेमम और लहसुन। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, कीट और रोगों के जैविक नियंत्रण में या वानस्पतिक नियंत्रण में। 2 लाइन ये लिखनी है। उसके बाद लिखना है अपने को नीम। नीम में पाया जाता है रसायन। रसायन कौन से लिखोगे, ये लिखो तो लिखो, नहीं लिखो सीधा छोड़ो तो ये लिखना। 1959 में जर्मनी के कीट वैज्ञानिक ने बताया कि सुनान में नीम के पौधे पर टिड्डियों का प्रकोप होने पर टिड्डियों को नुकसान या नीम को नुकसान नहीं हुआ, मतलब टिड्डियों का आक्रमण के लिए नीम को उसने छोड़ दिया। 1959, ये जर्मनी की बात है। और ये लिखना है, नीम की पत्तियों व निम्बोली के 10% सबका उपयोग या छिड़काव करते हैं। तो मक्का और ज्वार में तना छेदक और चने में क्या करता है, फली छेदक का नियंत्रण किया जाता है। ये लाइन लिखनी है। इसके अलावा रोगों की बात करें तो चने में लगने वाले उगता रोग जैसे राइजोक्टिना सोलेनाइस, इनकी रोकथाम के लिए भी सफलतापूर्वक किसका उपयोग किया जाता है, नीम का उपयोग किया जाता है। फिर नीम में यहां से लिखना, नीम में अजाडिक्टिन, निम्बीन, निम्बिसिडीन, सेलानिन, सोलेनिन और क्विरसिन नामक रसायन पाए जाते हैं। इनमें सबसे मुख्य कौन सा है, अजाडिक्टिन। बस ये लिखना है इसको। फिर ये चारों नाम लिखना, नीम के उत्पाद और बायोपेस्टिसाइड, चारों जो बोर्ड के पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन सा, नीम के बीजों का सत्व, नीम की पत्तियों का सत्व, नीम के बीजों से निकाला हुआ तेल और चौथा नीम की खली का सत्व, 4। और फिर क्राइसैंथेमम, ये सिर्फ नाम लिखना है। तंबाकू में किसका नाम लिखना है, निकोटीन कीटनाशी का नाम लिखना है। और एक ये करंज और सीताफल, सिर्फ नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है इनमें, भाई ये काम में लिए जाते हैं। लहसुन, लहसुन का रसायन और 2% घोल जो है इसका उपयोग करते हैं। और कोई भी फलों से रस चूसता है ना, निडल वाला, उसमें करते हैं। फिर लिखना है वो प्रकाश प्रपंच और फिरोमोन ट्रैप, प्रकाश उजाला करने वाले। बस इतना ध्यान रखना कि ये रात्रि के समय लगाते हैं 7 से लेकर 10 बजे, 10 बजे के बाद नहीं लगाते क्योंकि मित्रकूट बोलते हैं। फिरोमोन ट्रैप में 2 ही चीज लिखनी है कि ये इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जो नर कीटों को आकर्षित करता है और पानी में आके गड्ढे में आके गिर जाते हैं। दूसरी चीज लिखनी है कि कितने दिन पर ड्यूर बदलना चाहिए, 15 दिन पर। और 1 हेक्टेयर में कितने लगाने चाहिए, 5 से 7 पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद कीट एवं व्याधि के गोमूत्र का उपयोग देखना है। गोमूत्र बायोपेस्टिसाइड के गुण होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, पुराना है नया है ये तो आपको पता ही है। गोमूत्र के 5 से 15% घोल को सांद्रता का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, नीम, दतुरा, आम, तुलसी, दतुरा और आम के साथ। तो ये कवकनाशी, जीवाणुनाशक, कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। नीम जो गोमूत्र है उसमें 95% तो क्या पाया जाता है, पानी, 2.5% यूरिया और 2.5% क्या पाया जाता है, पोषक तत्व। और ये टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती तो मुख्य लाइन में पहले बता रखी है, लिख लो अगर लिख सको तो।